रॉय विला के एक कमरे में एक औरत अपने सीने से एक तस्वीर लगाए सिसक रही थी। शायद उसका गम पुराना हो चुका था, मगर किसी याद से वो फिर हरा हो गया था। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, इस बात से अनजान कि कोई उसे यूं देखकर अपनी आंखों के कोने साफ कर चुका है। ये थे मिस्टर प्रवीण राय, जो अपनी पत्नी को इस तरह नहीं देख पा रहे थे। दरवाजे से सटे हुए अपनी आंखों में आए आंसुओं जो उनके गालों तक लुढ़क आए थे, बड़ी सफाई के साथ उन्होंने पूछ लिया। कोई आर्थिक परेशानी नहीं थी इनको। हाँ, अपने बेटे के चले जाने के गम में जी रहे थे। रॉय एंटरप्राइजेस के मालिक पूरा पुणे इनसे वाकिफ था। अपनी कंपनी की शुरुआती दौर के समय ही इन्होंने अपना बेटा खो दिया था, जिसका गम आज तक उनके दिलो दिमाग में था। हो भी क्यों ना, आखिर अकेला लड़का जो था, ऊपर से सबका लाडला। खैर, कुछ देर तक वो खड़े रहे, फिर वहां से निकलने लगे जब उन्हें एक लड़की सामने से आती हुई दिखी। ब्लैक जीन्स, ब्लू शर्ट, उसके ऊपर क्रीम कलर का कोट, हाथों में ब्रांडेड वॉच और हाई हील्स में वो किसी बॉस लेडी की तरह दिख रही थी। प्रवीण जी उसको आते देख उस लड़की के पास गए और बोले, बानी, शायद तुम ही सृष्टि को समझा सकती हो। मैं चाहकर भी उसके पास भी जाऊं तो मैं खुद को नहीं संभाल पाऊंगा। बानी ने उनके आंसू पोंछे और उनको हक करते हुए बोली, पापा, क्या आप इतने कमजोर हैं? जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, रॉय एंटरप्राइजेस के मालिक ऐसे तो नहीं हो सकते। प्रवीण जी ने बानी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा। इससे पहले कि प्रवीण जी कुछ बोलते, बानी उन्हें डाइनिंग टेबल के पास ले गई और बैठाते हुए बोली, अब कुछ नहीं, मैं अभी मम्मी को बुलाकर लाती हूँ और फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। बिना प्रवीण जी की सुने बानी सीधा वहां से अपनी मम्मी के कमरे में दाखिल हुई। अपनी मम्मी को इस हालत में देखकर अपने आप ही उसकी आंखें भर आईं। बानी बिना कोई आवाज किए सृष्टि के बगल में आकर बैठ गई। सृष्टि जी ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा, पता है बानी, आज अगर दर्श होता ना तो वो आज भी तुम्हें उसी तरह चिढ़ाता और गुल्लो कहकर तुम्हारे साथ लड़ता। ये कहते कहते सृष्टि जी की आंखों से आंसू उस फोटो पर गिरने लगे। बानी ने तुरंत उसके आंसू पोंछे और उनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, मम्मी, दर्श भाई जहाँ कहीं भी होंगे, क्या वो आपको इस हालत में देखकर जरा सा भी खुश होंगे? बल्कि उनको तो हमसे भी ज्यादा दर्द हो रहा होगा। इस बार सृष्टि जी ने बानी की ओर देखते हुए कहा, बेटा, कुछ जख्मों की कोई दवा नहीं होती, वक्त के साथ वो और गहरे नासूर बन जाते हैं। बानी सृष्टि जी का सर अपने कंधे पर रखते हुए बोली, मम्मी, मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको भूल जाओ। भाई तो हम सब की जान थे, याद तो हम सब उनको रोज करते हैं, लेकिन क्या अपने दुख को इस तरह जिंदा रखने से वो चला आएगा? नहीं मम्मी, वो दुख इसी तरह हमें बार बार सताएगा। और आपको क्या लगता है, मैं और पापा जब इस तरह आपको देखते हैं तो क्या हमें तकलीफ नहीं होती? अच्छा ठीक है, हमारा ना सही, कम से कम दर्श भाई, उनको तो हमसे भी ज्यादा दर्द होता होगा। बानी ने इस बार सृष्टि जी की तरफ देखते हुए कहा कि आप मुझे पहले वाली मम्मी नहीं लौटा सकती। सृष्टि जी बानी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, कितनी समझदार हो गई हो तुम। फिर वो हंसते हुए बोली, आज देखो, मुझे इतना सारा लेक्चर दे डाला। बानी अपने भाई की फोटो उसकी जगह पर रखते हुए बोली, वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे आपको एक लेक्चर और देना पड़ेगा, क्योंकि आप सुबह से ही ऐसे बैठे हो। और ब्रेकफास्ट का क्या? सृष्टि जी उसके सर पर चपत लगाते हुए बोली, अच्छा हमें बता रही है और खुद यहाँ से ऑफिस जाके खड़ूस बॉस बन जाएगी, फिर तो खुद के नाश्ते तक का अता पता नहीं। मम्मी, बानी मुंह बनाकर बस इतना ही कह पाई और मुस्कुराने लगी। तीनों डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। बानी अपने पापा को आई विंक करके इशारा करती है, जिसे सृष्टि जी देख लेती हैं और मुस्कुराने लगती हैं। वहीं प्रवीण जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो अपना मोबाइल निकालकर एक अच्छी सी सेल्फी लेते हैं और ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तो ये थी बानी रॉय, गोरी त्वचा, 5 फुट की हाइट में, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी, गुलाबी होठ और एक सीरियस टाइप की लड़की। ऐसा नहीं था कि हमेशा ही सीरियस रहे, अपने मम्मी और पापा के सामने मस्ती करती थी, जैसा कि अभी अभी सुना। बाकी रही बात दोस्ती की, तो बानी सिर्फ अपनी फैमिली तक ही सीमित थी। हाँ, पर दक्षा के सामने पूरी तरह से खुल जाती थी। दक्षा और बानी एक दूसरे की बेस्टीज थीं और बानी अपना ज़्यादातर समय अपनी फैमिली
ऑफिस में या फिर दक्षा के साथ ही बिताती थी। लेकिन एक बात थी बानी में कि एक सेल्फ इंडिपेंडेंट गर्ल होने के बाद भी उसमें घमंड नहीं था, जो हमें तो बहुत पसंद आया। सेल्फ इंडिपेंडेंट इसलिए क्योंकि उसने अपने दम पर बानी ओरामेंट्स एम्पायर खड़ा किया था, बिना अपने पापा से एक भी पैसा लिए। दक्षा के पापा का अपना रेस्टोरेंट था तो वो उसी में काम करती थी। अपनी फैमिली के सामने तो वानी चुलबुली और समझदार थी, लेकिन अपने मन में उसने बहुत सारी चीजें ठान ली थीं, जिसे वो अपने सोर्सेज से हासिल करना चाहती थी। अपने माँ के हर दर्द, पापा की हर तकलीफ का बदला जो लेना था उसे। उस वक्त अपने माँ पापा को रोते देख जिस तरह इसका जी कचोट रहा था, बिल्कुल वैसे ही वो उस इंसान से बदला लेना चाहती थी। अपने भाई की मौत का बदला जो कैसे लेना है और क्यों, ये राज तो सिर्फ उसके सीने में दफन था। महाजन पैलेस। एक लड़की डाइनिंग टेबल पर मुंह फुलाए बैठी थी, गेहुआ रंग, पतले से होंठ और कुछ जुल्फें जो उसे बार बार परेशान कर रही थीं, उसे और क्यूट बना रही थीं। लेकिन फिर भी वो अपने हाथ बांध पाउट बनाए बैठी थी। वहीं पास में उसकी माँ, जो उसे काफी देर से घूर रही थी। उनके पास मिस मारिया आई। मेम साहब, हमारे एनजीओ की एक ब्रांच के लिए आपसे मिलने कुछ क्लाइंट्स आए हैं। आपसे कितनी बार कहा कि आप हमें हमारे नाम से पुकारा कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। है तो आप हमारी बहन जैसी ना। मुस्कुराते हुए उस लड़की की माँ ने मिस मारिया से कहा। जी जी मैम, मेरा मतलब रश्मि दी। मिस मारिया ने अपनी बात बदलते हुए कहा। रश्मि दी, आधा को क्या हुआ इतने गुस्से में? वही तो इतनी देर से हम इनको देख रहे हैं। हद होती है जिद की भी, लेकिन ये तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रश्मि जी ने आधा को घूरते हुए कहा। तभी एक हैंडसम सा लड़का सीढ़ियों से उतरते हुए वहीं डाइनिंग टेबल के पास पहुंचा। उसने एक नजर वहां पे मौजूद लोगों की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा दिया। लड़के ने आधा के पास जाकर उसके गालों को खींचकर बोला, ओए आदू पादू, क्या हुआ? रश्मि जी ने एक नजर उस लड़के की तरफ देखा और कहा, देखिए वीर, समझाइए आधा को, उतनी देर से ऐसे ही बैठी है। रश्मि जी के इतना बोलते ही आधा ने झट से अपना मुंह खोला। भाई, अब आप भी नहीं समझ रहे मेरी परेशानी की वजह। आपको याद है जब मैंने आपसे शॉपिंग के लिए कहा था, तब तो आप बड़ी जल्दी मान गए थे। रश्मि जी की तरफ देखते हुए, अब देखो भाई को। वीर रश्मि जी और आधा के गले में अपनी बाहें डालते हुए बोला, वो क्या है माँ, इस आदू पादू को थोड़ा बहकाना पड़ता है, वरना तो आपको पता है ना ये कितनी खतरनाक हो जाती है, भूतिया मानुस के जैसे। आधा, जो इतनी देर से बहुत ध्यान से वीर की बातें सुन रही होती है, एकदम गुस्से में आ जाती है। वहीं रश्मि जी अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आधा गुस्से में एक नज़र वीर की तरफ देखती है और मुंह बनाकर सोफे पे जाके बैठ जाती है। वीर बेबसी से रश्मि जी की ओर देखता है, जिस पर रश्मि जी अपने कंधे उचका देती हैं, मानो बोल रही हूँ, अब जो रायता फैलाया उसको समेटो। वीर अपने दांत निकालते हुए आधा के पास जाता है और नौटंकी करते हुए गाना शुरू कर देता है। हाँ देखो, भोली कितनी, पर उतनी टेढ़ी चीज है, बात करे है कड़वी कड़वी, फिर भी लजीज है। आधा गाने को सुनकर मन ही मन खुश हो जाती है। वाओ, भैया ने सॉन्ग तो बड़ा मस्त चूज करा, लेकिन आई एम आधा, आधा महाजन, इतनी आसानी से तो नहीं मानूंगी। ये सोचकर वो मुंह फेर कर बैठ जाती है। वहीं वीर अपना सर पीट लेता है, फिर फनी सा फेस बनाकर गाना जारी रखता है। ये कहते कहते वीर आधा को मनाने के लिए उसके पास आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही उसके गालों को पकड़ने वाला होता है, आधा वहां से पीछे हट जाती है, जिससे वीर खुद को बैलेंस ना कर पाने की वजह से सीधा जमीन पर ही गिर जाता है। वीर को ऐसे गिरा देख तो रश्मि जी की हंसी ही बेकाबू हो जाती है। आधा वीर को चिढ़ाते हुए मिस मारिया को हाई फाइव देती है। वहीं वीर वैसे ही गिरे गिरे सड़ा सा फेस बनाए बेसुरे आवाज में जोर से गाने लगता है। अदाएं बड़ी फंकी, करे है नौटंकी, ये छोरी बड़ी ड्रामा क्वीन है। आधा वीर से अपने दोनों हाथ बांधकर कहती है, गाना तो मस्त था आपका भाई, लेकिन कोई बात नहीं, आप गिर गए तो मेरा बदला पूरा। वैसे भी आधा महाजन इतनी जल्दी किसी को माफ नहीं करती। इतना कहकर वो अपने बाल झटक देती है। वीर अपनी जगह से खड़ा होता है,
फिर एक गहरी सांस लेकर बोलता है, भूतिया मानुस बड़ी जल्दी मान गई, या और ड्रामे खत्म हो गए। दिन भर एटीट्यूड में रहना इसको हद है, और माँ आप भी इसको कुछ नहीं कहती। वीर ने मुंह बनाकर आधा से कहा। इस पर आधा ने अपनी आंखें छोटी करके एक नज़र रश्मि जी को देखा, फिर वीर से बड़ी अदा के साथ कहा, भाई इसे एटीट्यूड नहीं, इसे इंस्पायर होना कहते हैं। आपको कैसे पता होगा? आप तो खुद ही की इंस्पिरेशन हो, या फिर आपका इंस्पिरेशन कोई है ही नहीं। अब वीर की इज्जत का सवाल था तो वो कैसे पीछे रहता। वहीं रश्मि जी उन दोनों को ऐसे देख अपना मुंह दबाकर हंसने लगती हैं और मिस मारिया को इशारा किया, आदू तेरी इंस्पिरेशन कौन है? वो खड़ूस बानी राय, वो तो दिन भर एटीट्यूड में ही रहती है। वैसे बड़ी अच्छी इंस्पिरेशन है तेरी, मुझे देखकर लड़कियां मुझ पे मरती हैं। इतनी सारी एनजीओ की ब्रांचेस मेरे अंडर में हैं। वीर ने अपने मुंह अपनी तारीफ करी, जिसे सुन रश्मि जी ने अपना सर पीट लिया। वहीं आधा अपने हाथ बांधकर बोली, एक बार भी आप मिले हो बानी रॉय मैम से जो ऐसा बोल रहे हो? कितनी अच्छी हैं वो, लेकिन वो तो आपको खड़ूसी लगेंगी ना। वीर ने आधा की बात सुनकर अपना मुंह बना लिया। रश्मि जी ने दोनों को शांत किया और बोली, तुम दोनों उस बच्ची को क्यों बीच में ला रहे हो? बात शॉपिंग की चल रही थी और पहुंच कहाँ गए तुम दोनों? फिर वो वीर की ओर देखते हुए बोली, बहुत अच्छी बच्ची है वो, किसी के बारे में भी बिना जाने अपनी राय नहीं देनी चाहिए वीर। और हाँ, आप आज आदू को शाम को शॉपिंग पर ले जाएंगे। आधा खुशी से रश्मि जी को हक करके अपने कमरे में चली गई और वीर बाहर। मिस मारिया रश्मि जी से जिस काम के बारे में बताने आई थी वो तो दोनों उस सिलसिले में बिजी हो गए। अब जब सब बिजी हैं तो हम आप सबको महाजन फैमिली से रूबरू करवाते हैं। वीर महाजन, जैसा कि आपने पढ़ा, खुश मिजाज शरारती हैं और बानी के बिल्कुल अपोजिट हैं। नीली आंखें, जिन पर आते हल्के हल्के बाल, इन्हें और अट्रैक्टिव बनाते हैं। बहुत बड़ी इनकी फैन फॉलोइंग है, इसमें ज़्यादातर लड़कियां शामिल हैं। आधा महाजन, ये है जिद्दी सी, जो इन्होंने बानी से सीखा, जिनकी ये सबसे बड़ी फैन हैं। बानी के ही एम्पायर में बतौर एम्प्लाई काम करना चाहती हैं, जिस वजह से ना जाने कितनी बार इंटरव्यू दिया है लेकिन सक्सेस नहीं मिली, और अपने घर में सबकी लाडली। रश्मि महाजन बहुत ही सुलझी हुई, बिल्कुल एक इंडियन वुमेन। अपने हस्बैंड की डेथ के बाद इन्होंने एनजीओ खोला, जिसको बाद में वीर ने बढ़ाकर उसको नाम दिया उड़ान एसोसिएशन। अपने घर के सभी सर्वेंट्स को अपनी फैमिली की तरह मानती हैं और वैसे ही संस्कार अपने बच्चों को भी दिए हैं। लंदन की ऊंची सी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर करीब 40-45 साल का एक आदमी ग्रे कलर का सूट पैंट पहने, अपने हाथों में शराब की बोतल तो दूसरे में सिगरेट पकड़े रखा था। उसकी नाक के पास एक भूरा सा मस्सा था जो उसे और खतरनाक दिखा रहा था। वहीं आसपास ही उसके बॉडीगार्ड्स खड़े थे, जिनका पहरा इतना सख्त था कि कोई अगर गलती से भी उस इलाके में आ जाए तो वापस ना जा सके। तभी एक गुंडे जैसी शक्ल का आदमी किसी को बालों से खींचते हुए लाया और वहीं जमीन में पटक दिया। एक तो पहले से ही उस आदमी के शरीर पे हजारों जख्म थे, ऊपर से जमीन पे पटक दिए जाने के कारण उसके होठों से तेज धारा से खून बहने लगा। गुंडे ने एक नज़र जमीन पर गिरे हुए आदमी की तरफ देखा, फिर अपने बॉस से कहा, बॉस यही है वो हैकर जो हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। इसी ने हमारे केबिन में सीसीटीवी कैमरा लगवाए थे। इसने अपनी जुबान तो खोली ही होगी, नहीं भी खोली होगी तो भी हमें इसकी जरूरत नहीं। उसके बॉस ने आसपास का नज़ारा लेते हुए कहा। इससे पहले कोई कुछ बोलता, वो हैकर खुद को संभालते हुए बड़ी मुश्किल से उठ खड़ा हुआ। तृणेश, घमंड ने तुझे अंधा कर दिया है, तुझे तेरे पापों की सजा जरूर मिलेगी। हैकर की बातें सुनते ही तृणेश के जबड़े अपने आप ही कस गए। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए हैकर की तरफ देखा और उसी ओर बढ़ने लगा। तृणेश ने उसके होठों को इतनी बेरहमी से पकड़ा कि हैकर की चीख निकल गई। चल, बड़ा चालू निकला रे तू। तृणेश खुराना को पहचान भी गया, लेकिन बताने के लिए ये कलेजा तो धड़कना चाहिए ना। फिर वो अपनी सिगरेट से उसके माथे पे निशान बनाते हुए बोला, मेरे पापों को जो भर सके ऐसा घड़ा नहीं बना, और जो मुझे मार सके ऐसा पैदा नहीं हुआ। इतना कहकर तृणेश उसके मुंह में जबरदस्ती शराब डालता है और उसे वहां से सीधा नीचे फेंक देता है। इतनी दर्दनाक मौत देखकर वहां पर उसके साथियों तक की भी रूह कांप जाती है। इतना हुए 2 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि वो सामने देखते हैं
तृणेश अपना पैरासूट खोले उनकी आंखों से ओझल हो रहा है। बानी अपनी गाड़ी बानी ओरामेंट्स एम्पायर के सामने रोकती है और कार का दरवाजा खोलकर रिसेप्शन पर आती है। उस टाइम इसके फेस को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसने थोड़ी देर पहले अपने पापा के साथ मस्ती की होगी। खैर, रिसेप्शनिस्ट बानी को देखकर तुरंत खड़ी हो जाती है और मॉर्निंग विश करती है। बानी एक नज़र रिसेप्शनिस्ट को देखती है, फिर बिना कुछ बोले वहां से लिफ्ट की ओर जाने लगती है। वहीं रिसेप्शनिस्ट बानी का ऐसा रवैया देखकर अपने मन में सोचती है, कितना बोरी भर भर के एटीट्यूड भरा है इनके अंदर, ऊपर से इतना रूड। छोड़ यार, ये तो इनका रोज का ही काम है। बानी के लिफ्ट से उसके केबिन में जाने तक जितने भी एम्प्लॉयज उसको देखते हैं सब अपनी जगह छोड़कर खड़े हो जाते हैं और तब तक नहीं बैठते जब तक बानी अपने केबिन में नहीं पहुंच जाती। बानी के जाते ही सारे एम्प्लॉयज एक चैन की सांस लेते हैं और अपने अपने काम में जुट जाते हैं। इधर बानी जब अपने केबिन में पहुंचती है तो सामने दीवार पर टंगी फोटो को देखकर उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने गॉगल्स हटाकर डेस्क पर रखती है और वहां पर रखी कुछ फाइल्स को पढ़ने लगती है। करीब 15 मिनट तक सारी फाइल्स पढ़ने के बाद वो सीधा अपने केबिन से बाहर आती है और बिना किसी भाव के अपने एम्प्लॉयज़ की ओर बढ़ने लगती है। सारे एम्प्लॉयज़ तुरंत खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबको नज़रअंदाज करके वो तारा नाम की एक एम्प्लॉयज़ के ठीक सामने खड़ी हो जाती है। वहीं तारा अपने सामने बानी को देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और वो अपनी लार घूंटने लगती है। बानी उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाती ही है कि वहां पर मौजूद सारे एम्प्लॉयज एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वहीं बानी तारा के सामने अपना हाथ ले जाकर उसके चेहरे पे से मास्क निकालती है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तारा अपना एक हाथ अपने चेहरे की तरफ ले जाती है, फिर गुस्से और डर के मिले जुले भावों से बानी की ओर देखती है। तभी पीछे खड़े एक एम्प्लॉय ने हैरानी से कहा, मैम ये तो गुप्ता इंडस्ट्रीज में काम करती है। उसने इतना ही कहा था कि उसको सभी की नज़रों का अपने ऊपर एहसास हुआ। इससे पहले बानी कुछ कहती, तारा ने तुरंत अपना मुंह खोला। हे यू, हाउ डेयर यू टू बिहेव लाइक दिस। जानती नहीं हो मुझे किसने भेजा है? बानी ने अपने हाथ बांधकर बिना किसी भाव के तारा से कहा, वो तो तुम्हारी बातों से ही पता चल रहा है कि तुम्हें और कौन भेज सकता है। तारा अपनी उंगली दिखाते हुए बानी से कुछ बोलने को हुई तो बानी ने उसका हाथ मरोड़कर पीठ पर लगाते हुए कहा, अगर इतना ही शौक है दूसरों को कंपटीशन देने का तो अपनी लगन और मेहनत से दो, ना कि उनकी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स चुरा कर दो। बानी ने उसका हाथ छोड़ा जिससे वो लगभग अपनी डेस्क पे गिरते गिरते बची। तारा ने हाथ देखा जिस पर रेडनेस आ चुकी थी। यू ब्लडी फूल। तारा ने कुछ कहना चाहा तो बानी ने एक तिरछी मुस्कान देते हुए कहा, लगता है तुम्हारे बॉस ने सारे डायलॉग रटवा कर भेजे हैं, लेकिन अपने बॉस से कह देना जाकर कि अगर हिम्मत हो सामने से बानी ओरामेंट्स एम्पायर को डिफीट करे। फिर बानी ने तारा के पास जाकर उसके कान में कहा, यूं अपनी भतीजी को भेजकर नहीं जिसके पास दिमाग की कमी हो। इतना कहकर वो पीछे हट जाती है और तारा अभी भी उसको हैरानी से देख रही होती है। बानी ने अपने एम्प्लॉयज की तरफ देखकर सख्त भाव से कहा, जिनके हाथ में मोबाइल था और रिकॉर्डिंग चल रही थी, आप सब ये भी रिकॉर्ड कर लीजिए कि कितनी डांट और कितनी बेइज्जती होती है आपकी बानी राय से। इतना कहना ही था कि सभी के कैमरे ऑफ हो गए। बानी ने बिना किसी भाव के एक जोरदार पर साफ आवाज में कहा, सिक्योरिटी, मिस तारा को उनकी जगह पर छोड़ाइए, लेकिन अगर ये जरा सा भी हाथ पैर चलाएं तो बिना एक पल गवाए इन्हें इनकी असली मंजिल पहुंचाने में वक्त भी मत लीजिएगा। फिर वो सीधा अपने केबिन में आकर अपना सर टेबल से टिकाकर बैठती और एक गहरी सांस लेती है। महाजन पैलेस आधा बीर के सामने खड़ी थी। कुछ बोलने के बजाय वो सिर्फ बीर को ही देख रही थी जो फोन पे किसी से जरूरी बात कर रहा था। बीर आधा की शक्ल देखकर मन ही मन हंस रहा था, लेकिन फिर भी वो जानबूझकर आधा को इग्नोर कर रहा था, जिसका असर आधा पर बखूबी हो रहा था। वो मुट्ठी भींचे एकटक बीर को घूर रही थी। हाँ, आप वहाँ सबको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराइए। उधर से कुछ कहा गया तो बीर ने ये कहकर फोन काट दिया। भाई, आपको काम पर जाना है या मुझे शॉपिंग पर ले जाना है? आधा ने गुस्से में अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, जाना तो काम पे है, लेकिन मजबूरी में तुझे शॉपिंग पर ले जाना पड़ेगा। बीर ने कहा,
तो आधा बुरी तरह से चिढ़ गई। भाई आपको ना ऐसी भाभी मिले जो आपको सुधार कर रख दे, आपको एकदम सीधा कर दे, आपकी भाषा में एकदम खड़ूस जैसी। आधा ने गरजते हुए वीर से कहा, तुझे शॉपिंग पर चलना है तो चलना, भाभी पे मत जइयो। और शुभ शुभ बोला कर वीर ने बाहर निकलते हुए अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कहा, तो आधा खुश होकर उसके पीछे चल दी। कार में बैठने के थोड़ी देर बाद आधा ने वीर को चिढ़ाते हुए कहा, भाई भाभी खड़ूस होंगी ना। वीर ने तिरछी नजरों से आधा को देखा तो आधा ने अपना छोटा सा मुंह तुरंत बंद कर लिया। कुछ ही देर में वीर ने गाड़ी एक मॉल के सामने रोकी। गाड़ी के रुकते ही आधा बिना वीर के रिप्लाई का वेट किए अंदर भाग गई। ये और इसकी शॉपिंग। वीर उसकी इस हरकत पर मुस्कुराते हुए इतना ही बोल पाया था कि उसे ध्यान आया उसने अपना फेस मास्क तो लगाया ही नहीं। उसने तुरंत अपने पॉकेट से मास्क निकाला और उसे फेस पर कवर कर लिया। फिर वो भी उसके आधा के पीछे चल दिया। वहीं आधा को अपने लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र एक स्काई ब्लू कलर की नी ड्रेस पर पड़ी। उसे याद आया कि वो ड्रेस तो बानी ने अपने एक इंटरव्यू में पहनी थी। तब से ही आधा बानी की बहुत बड़ी वाली फैन हो गई थी। आधा ने तुरंत वो ड्रेस ली और दूसरी ड्रेसेस देखने जाने ही वाली थी। तभी उसकी नज़र वीर पर पड़ी जो शीशे के सामने अपना मास्क उतार कर चेहरा सही कर रहा था, या ये कहें अपने बालों और खुद को देखकर इतरा रहा था। आधा वीर की तरफ बढ़ी ही थी, उससे पहले ही एक लड़की वहां आ गई और वीर के साथ सेल्फी की जिद करने लगी। वीर तो ठहरा वीर अपने फैंस को कैसे निराश करता, तो आधा ने भी उसको वैसे ही छोड़ने में भलाई समझी और चली गई अपनी शॉपिंग पूरी करने। वहीं उस एक लड़की को देख वहां पर बाकी की लड़कियों की भी भीड़ जमा हो गई और वो फोटो कम वीर के साथ फ्लर्ट ज्यादा कर रही थी। वीर जितनी कोशिश करता वो लड़कियां उससे ही उतना ही ज्यादा चिपकती, जिसकी वजह से वीर को अब खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि उसने क्यों अपना मास्क निकाला। उसकी नजरें बस आधा को ही तलाश कर रही थी कि कब वो आए और उसे इस मुसीबत से निकाले। ऐसा नहीं था कि उसे अपने फैन से प्यार नहीं था, लेकिन वो अनकंफर्टेबल होने लगता था और उसे इस मुसीबत से सिर्फ आधा ही निकालती थी। आधा को बहुत कम ही लोग जानते थे क्योंकि उसे लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं था। खैर काफी देर बाद जब आधा ने उसे इस तरह देखा तो उसे वीर के ऊपर बड़ी जोर की हंसी आ गई और एक खुराफाती आइडिया उसके दिमाग में आया। इधर वीर ने जब आधा को देखा तो उसने आई बिंग की, जिससे वीर समझ गया कि अब वो ये काम तो अपने आदू पादू तरीके से ही करेगी। आधा वीर के पास मासूम सा फेस बनाते हुए आई और एक तिरछी नजर उसने वहां पे छिपकली लड़कियों की तरफ देखा। छिपकली ऐसा हमने नहीं, ऐसा तो आधा ने उन लड़कियों को देखकर अपने मन में बोला था। सर वो उधर आपकी वाइफ आपको कब से बुला रही हैं और गुस्से में फूली जा रही हैं। आधा ने दूसरी तरफ एक मोटी लेडी की तरफ इशारा किया जो सच में गुस्से में थी। वहीं वीर तो हैरानी था लेकिन उसको हंसी बहुत आ रही थी। तभी उनमें से एक लड़की वीर का हाथ पकड़कर बोली, वीर क्या वो सच में आपकी वाइफ हैं? इससे पहले वीर कोई जवाब देता आधा तुरंत बोल पड़ी, आप सब थोड़ा बहुत न्यूज भी देखा करिए, अभी कल से ही तो यही खबरें आ रही हैं। कुछ भी कहो, कितनी सोनी जोड़ी लगे छे। यू मीन टू लव सब? दूसरी लड़की ने वीर की तरफ देखते हुए पूछा। तब तक उस मोटी लेडी की नज़र भी वीर पर पड़ चुकी थी और वो भी बाकी लड़कियों की तरह उसी की ओर बढ़ने लगी। मौका पाकर आधा ने तुरंत कहा, देखिए वो आ भी इसी तरफ रही हैं और फिर आप सब अपना साइज देखिए और उनका हड्डी टूटने की संभावना लग रही है। इतना कहना ही था कि सारी लड़कियां एक तरफ भाग गईं और आधा वीर काउंटर की तरफ। वीर ने बिल पे किया और आधा को लेकर सीधा घर की ओर बढ़ गया। घर आकर उसने आधा की करतूतें रश्मि जी को बताई तो रश्मि एक पल को शांत रही, फिर खुद ही हंसने लगी। वैसे मम्मा आज गेस करो मैंने कौन सी ड्रेस चूज करी होगी? आधा ने अपनी भौवें उचकाते हुए कहा। बेल आप दिखाई दीजिए, रश्मि जी ने कहा। तो आधा ने बिना देरी किए बानी वाली ड्रेस खोलकर दिखाई। मम्मा बानी मैम वाली ड्रेस जो उन्होंने अपने इंटरव्यू में पहनी थी, मुझे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। ऐसा इसमें क्या खास है? बस इसीलिए कि इसे बानी राय ने पहना था। इतनी कॉस्टली ड्रेस लेकर आ गई। वीर ने मुंह बनाकर आधा को चिढ़ाते हुए कहा। वीर की बात पे आधा से पहले रश्मि जी ने तुरंत कहा, वीर
आधा की साइड तो हम भी हैं, क्योंकि बानी तो हमारी भी फेवरेट है, तो आप उसे तो कुछ कह ही नहीं सकते। रश्मि जी ने साफ साफ वीर को इनकार कर दिया, जिससे वीर ने अपने हाथ बांधकर कहा, अच्छा ही हो अगर आप लोग कभी बानी रॉय से ना ही मिलो, वरना मेरा क्या होगा, मुझे तो कोई भाव ही नहीं मिलेंगे। आधा ने वीर को कोहनी मारकर छेड़ते हुए कहा, और क्या हो अगर वो आपकी वाइफ ही बन जाए तो। वीर ने आधा के मुंह पर हाथ रखते हुए और मासूम सा फेस बनाते हुए कहा, ऐसी अशुभ बातें इसके मुंह से ही निकलती हैं। मैं और वो खड़ूस। रश्मि जी ने भी वीर की फिरकी लेते हुए कहा, आदू बात तो सही है, मुझे भी वो बहुत पसंद है, माई स्मार्ट डॉटर इन लॉ। वीर बिना कुछ कहे अपने रूम को भाग गया और एक बार फिर माँ बेटी जोर जोर से हंसने लगीं। रॉय बिला हॉल के एक सोफे पर प्रवीण जी, तो दूसरी ओर सृष्टि जी, और उनके सामने बानी अपने दांत चमका रही थी। सृष्टि जी ने एक नज़र प्रवीण जी की तरफ देखा, फिर बानी को घूरा तो बानी ने लाचारगी से अपने पापा की ओर देखा, लेकिन उन्होंने अपने कंधे उचका दिए, जिससे बानी सामने टेबल की ओर देखते हुए सोचने लगी, आज तो मम्मी पक्का छोड़ेंगी नहीं। और मुझे गुस्सा उन एम्प्लॉयज़ पर आ रही है जिसने भी वो वीडियो इंटरनेट पर डाला है, मेरे मना करने के बावजूद भी। लेकिन अब क्या करना है। और पापा यार वो भी कुछ नहीं कर रहे। मिस वानी रॉय, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करिए। और वो वीडियो जो मैंने देखी, 1 मिनट कहकर सृष्टि जी एक बार फिर वो वीडियो चला देती हैं, जिससे तारा से लेकर सेक्रेटरी तक की सारी बातें होती हैं, और बानी ने कैसे रिकॉर्ड करने वाले लोगों को डांटा था। हाँ तो मिस वानी राय, अब आप इतनी बड़ी हो गई कि मेरे मना करने के बावजूद भी आपका बिहेवियर अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति बिल्कुल भी नहीं बदला। चलो माना तारा की बात अलग थी और वो रिकॉर्डिंग भी, लेकिन इसमें तो आपने उसको बेवजह ही डांट दिया। देखिए कैसे पहले से ही डर रहा था वो आपसे, और आपने उसको समझाने के बजाय सुना दिया। बानी जो अब तक नीचे देख रही थी, तुरंत अपनी मुंडी ऊपर करके अपनी मम्मी की ओर देखने लगी, तो सृष्टि जी ने एक और वीडियो चलाई। बानी ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मम्मी ये आपको कहाँ से मिली, और इसमें तो वो एम्प्लॉई एक छोटी सी फाइल भी तैयार नहीं कर पाया, और वो कोई न्यू कमर नहीं था जो मैं समझाती। सृष्टि एक बार उसकी बात तो सुन लो। प्रवीण जी ने अपना मुंह खोला, लेकिन अपनी वाइफ को देखते ही तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, जिसे देख बानी को हंसी आ गई। हमने तुम्हें यहाँ दांत निकालने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि तुम अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कब से तमीज से पेश आओगी, जब कोई मेरे दोनों साइड को झेलने वाला मिल जाएगा। लेकिन मम्मी ऐसा होगा ही नहीं, तो मैं सुधरूंगी नहीं, कहकर बानी सृष्टि जी के पास बैठ जाती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है, जिसे देख सृष्टि जी उसके सर पर चपत लगाते हुए कहती हैं, अपनी स्माइल से मुझे पिघलाने की कोशिश तो करना ही मत बानी। और क्या मतलब कि कोई मिलेगा नहीं। अरे मैं और तेरे पापा ढूंढेंगे अपना प्यारा दामाद जो तुमसे बिल्कुल अलग होगा, समझी। और बानी प्रॉमिस करो कि आप ऐसे अपने एम्प्लॉय से बात नहीं करोगी। पक्का प्रॉमिस। जिस दिन मुझे कोई पसंद आ जाएगा मैं अपना सीरियस वाला मोड छोड़ दूंगी, बानी ने साफ तौर पर एकदम सीरियस होकर कहा, जिससे सृष्टि जी और प्रवीण जी दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अच्छा बेटा आप ये बताओ कि आपको तारा की करतूतें पता कैसे चलीं? इसमें कोई शक नहीं कि हमारी बेटी स्मार्ट है, लेकिन हमारी क्यूरियोसिटी, उसका हम क्या करें? प्रवीण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे सुन बानी ने बोलना शुरू किया, पापा आपको याद है सीसीटीवी कैमरास उनके अलावा भी मेरे पर्सनल गार्ड्स हर एक पे नज़र रखते हैं, और उन्हीं में से एक से मुझे तारा के बारे में पता चला। इन सब के बावजूद भी मेरे हर एक एम्प्लाई के डेस्क पर एक छोटा सा मैक्रो कैमरा लगा हुआ है, जिसका सारा वर्क मेरे अंडर में है, जो मुझे हर एक चीज़ बताते हैं, उनके बोलने से सुनने तक। लेकिन फिर भी मैं उसको ऐसे पकड़ना चाहती थी कि सबको लगे उसने फाइल्स में कुछ गड़बड़ की है और किसी का भी शक उन माइक्रो कैमरास पर ना जाए। तो बस यही था मेरा प्लान। मिस मारिया के साथ रश्मि जी गार्डन में टहलते हुए उनसे किसी जरूरी बात पर डिस्कस कर रही थीं। तभी मिस मारिया ने अपनी आंखों में चमक लाते हुए रश्मि जी से कहा, दी क्यों ना हम लोग, वो कौन सी लड़की है जिसके बारे में आप लोग बात कर रहे थे, जिसकी आदू बहुत बड़ी फ़ैन है, वहीं से हम। आप बानी की बात कर रही हैं ना? आपका आइडिया हमें पसंद आया और हम अपने एनजीओ के बच्चों के फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए बढ़िया ज्वेलरी की चूज कर पाएंगे।
रश्मि जी ने खुशी और हैरानी के मिले जुले भावों के साथ कहा। तभी आधा, जो वहीं पास में ही झूले पर बैठकर अपनी सेल्फी ले रही थी, बानी का नाम सुनते ही खुशी से झूम उठी। क्या मैंने अभी जो सुना, क्या वो सच है? आधा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा। तो रश्मि जी ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा, अब क्या आपके कान बजने लगेंगे? मम्मा को छोड़ो सिस्टर मारिया, आप बताइए, ये सच है ना? ये साधु, इट्स टू। लेकिन एक प्रॉब्लम है, मिस मारिया ने कहा। तो रश्मि जी और आधा ने एक साथ कहा, क्या वीर भैया मानेंगे क्या? उनकी बातों से तो नहीं लगता वो बानी ओरामेंट्स एम्पायर में जाएंगे। वो तो हमेशा ही बानी राय को खड़ूस कहते हैं। सिस्टर आप चिंता मत करिए, बेन आदू इज हियर, देन नो वरी नो फियर, आधा ने बड़ी अदा के साथ कहा। तो रश्मि जी मिस मारिया के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। कुछ देर बाद, वीर के आने के कुछ देर बाद हॉल में दोनों लोग, रश्मि जी और वीर, बिल्कुल शांति से बैठे थे। वहीं वीर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे बुलाया क्यों गया है। आधा मिस मारिया के साथ किचन में स्नैक्स लाने गई थी ताकि वो आराम से खाने के मजे ले सकें, और उसकी मॉम भाई सीरियस होकर बात, ऐसी तिगड़म आधा ने लगाई थी। खैर कुछ मिनटों बाद जब मिस मारिया और आधा स्नैक्स लेकर आए तो वीर ने अपनी भौहें चढ़ाकर आधा से पूछा। तो आधा ने अपने अपने कंधे उचका दिए, मानो वो दुनिया की सबसे शरीफ लड़की हो। हाँ तो वीर, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। रश्मि जी ने वीर की तरफ अपना रुख किया। हाँ मम्मी बोलिए आप। हमारे एनजीओ की ब्रांचेस का जो फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, उसके लिए हमने सब ने बानी ओरामेंट्स एम्पायर को चूज किया है। मम्मी आपको सिर्फ वही खड़ूस मिली थी, हम और कहीं से भी तो मंगा सकते हैं जरूरत की सारी चीजें। इससे पहले कि रश्मि जी अपनी बात पूरी कर दी, वीर ने उनकी बात काटते हुए कहा। आधा, जो इतनी देर से स्नैक्स के मजे ले रही थी, तुरंत बोली, भाई सबसे पहली बात, वह खड़ूस नहीं, मिस बानी रॉय भी बोल सकते थे। अब दूसरी बात, आप बताइए, क्या पुणे में उनसे बेस्ट कोई ज्वेलरी डिजाइन कर सकता है? और रही बात बाहर से मंगवाने की, तो जब तक आप बाहर से मंगवाएंगे ना, तब तक होली या दिवाली आ जाएगी। अब आप बच्चों का दिल भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पब्लिक प्लेस या किसी भी जगह पर बच्चे कैसे बानी मैम से अटैच हो जाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बस आप जैसे लोगों को वो पता नहीं क्यों इतनी खड़ूस लगती हैं। बाकी बच्चे हों या बूढ़े, वो सबकी फेवरेट हैं। हाँ बस बस माते, इतना गुणगान, मेरा बीपी लो ना हो जाए कहीं। लेकिन माँ, मैं तो नहीं जाऊँगा, आप और आधा ही जाकर वहाँ डिस्कस कर लेना, वीर ने बोला। तो आधा बरसते हुए बोली, वाह भाई, खड़ूस बोलने में तो आपका बीपी लो नहीं होता, और तारीफ सुनने में तो। वीर, आटू, इतनी सीरियस बात पर आप दोनों लड़ाई कर रहे हैं, थोड़ी देर तो शांत बैठ ही सकते हैं, रश्मि जी ने कहा। तो वीर एक नज़र सबको देखते हुए चिप्स खाने लगा। ऐसे ही कुछ देर बातचीत करने के बाद सब अपने अपने रूम में चले गए, और आधा तो एक्साइटमेंट में पगलाए जा रही थी। वहीं वीर अपनी तिगड़म लगा रहा था कि उसे बानी के सामने न जाना पड़े। इधर रश्मि जी ने प्रवीर जी से इस बारे में बात भी कर ली थी, लेकिन बानी इस बात को लेकर खुश थी कि वो रश्मि जी से मिल पाएगी, आखिर वो उसकी इंस्पिरेशन जो थी। लेकिन कहीं ना कहीं बानी को एक अलग सी हलचल हो रही थी, जिसका कारण वो बार बार अनदेखा कर रही थी। तंग आकर वो खिड़की के काउंटर पर बैठ गई और सीधा आसमान की ओर देखने लगी। इधर वीर भी अपने बेड से चांद को एकटक निहार रहा था, लेकिन इन सब से बेखबर बानी को रह रहकर अपने भाई की ही याद आ रही थी। हौले से एक आंसू की बूंद कब उसके गालों से लुढ़क गई, उसे खुद पता न चला। तभी उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया। बानी ने बिना देखे ही कॉल रिसीव किया तो सामने से पतली सी आवाज आई, और चुड़ैल, बता कैसी है? बानी ने अपने स्क्रीन की तरफ देखा। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया, फिर अपने आप ही उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। ओए राक्षस, कब आएगा तू? बानी ने कहा। तो उधर से दोबारा आवाज आई, तू मुझे मेरे नाम से नहीं बुला सकती क्या? मनु, तुम भी तो मेरे नाम से बुला सकते हो। अच्छा, अब काम की बात की जाए, बानी ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। सुन लो, मेरा हाल चाल तक नहीं पूछा, और काम की बात, मानस ने मुंह बनाते हुए कहा। तो बानी ने अपना सर पीट लिया। अच्छा बता रहा हूँ, मुझे मालूम है तू मेरी ऐसी बातें सुनकर एक दिन नॉर्मल हो जाएगी। अगर तुम अब पॉइंट में नहीं आए ना, तो वहीं पे तुम्हारा एनकाउंटर करवा दूंगी।
फिर सुनाना यमराज को अपनी बातें। बानी ने गरजते हुए कहा। तो उधर मानस ने अपना मुंह बना लिया, लेकिन तुरंत ही बोलना भी शुरू कर दिया। यहाँ टीके ने एक हैकर को बेदर्दी से मारा और नाम लगा कि उसने सुसाइड कर लिया, और इंडिया में जितने भी उसके धंधे हैं वो यहीं से सब अपने कंट्रोल में रखता है। अभी तो मैं बस इतना ही पता लगा पाया हूँ, लेकिन कल तक मेरे पास उसके धंधों की पुख्ता रिपोर्ट होगी। हम बानी ने बस एक छोटा सा जवाब दिया। तो मानस ने दोबारा बोला, लेकिन हम उसे इंडिया लाएंगे कैसे? उसकी जान तो उसके धंधों में ही बसी है। वो बस हम उसकी जान को उसके शरीर से अलग कर देंगे। बानी ने बिना किसी भाव से कहा। उफ, ये तेरी पजल्ड बातें। अच्छा ये बता, तू कब तक फ्री है? क्योंकि मेरी कल ही की टिकट्स है। कल मिलना मेरे ऑफिस में, फिर हम अपनी मेमोरीज ताज़ा करेंगे। बानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। तो मानस भी उछलते हुए बोला, कितने सालों बाद आ रहा हूँ वापस इंडिया में, इस बार तू नहीं बचेगी चुड़ैल। और बिना सुने ही फोन काट दिया। इधर बानी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, इसकी तो कल इसको बताऊंगी, राक्षस कहीं का। अगले दिन महाजन पैलेस में आधा अपने कमरे में खुद को ही कब से शीशे के सामने घूरे जा रही थी और तरह तरह के एक्सप्रेशन ट्राई कर रही थी। उधर मिस मारिया, जो किसी काम से आधा के रूम में आई हुई थी, आधा को ऐसा करते देख उससे पूछ बैठी, व्हाट आर यू डूइंग दिस बच्चा? सिस्टर, मैं खुद की प्रैक्टिस कर रही हूँ। पता नहीं बानी मैम के सामने क्या गड़बड़ कर दूँ, बिकॉज फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। ओह ओके। मिस मारिया ने आदू के गाल थपथपाए तो आदू ने दांत निकाल दिए और अपने काम में जुट गई। इधर बानी ने भी अपने घर में सबको मानस के आने का बता दिया था और सब बहुत खुश थे, क्योंकि सृष्टि जी और प्रवीण जी दोनों ही मानस को अपना बेटा ही मानते थे। था तो वो दर्श का बेस्ट फ्रेंड, लेकिन दर्श से ज़्यादा उसकी बानी से दोस्ती थी। दर्श की डेथ के बाद वो लंदन भले ही चला गया था, लेकिन इसके पीछे बानी का ही हाथ था। मानस अपने पापा के साथ लंदन में ही उनके बिजनेस को संभालता था, साथ ही अपने सोर्स से टीके की भी खबरें बानी को देता रहता था। लेकिन आज तक कोई काम की खबरें बानी के हाथ नहीं लगी थीं, या ये कहें टीके ने लगने ही नहीं दी थीं। खैर, बानी आज जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना चाहती थी अपनी आइडियल से मिलने के लिए। भले ही रश्मि जी का नाम बानी से ज़्यादा फेमस ना हो, लेकिन उनकी पहली कशिश ने ही उसे हिम्मत दी थी कुछ कर निकलने के लिए। वो अपना नाश्ता फिनिश कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। आधा रश्मि जी के साथ नाश्ता कर रही थी, लेकिन उसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। आदू, कहाँ है आपका ध्यान? आप चाहें तो आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। रश्मि जी ने आदू को गुम देखकर पूछा। आधा अपना चम्मच प्लेट में घुमाते हुए बोली, मम्मा आपको पता है भाई बानी मैम को कितना कुछ बोलते हैं, तो मैं वही सोच रही हूँ कि कैसे भी करके भाई वहाँ आएँ और एक बार उनसे मिलें, बातचीत करें, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता जब भाई मैम को इस तरह बोलते हैं। हम पॉइंट तो है, तो क्या आइडिया है? रश्मि जी ने अपनी भौहें उठाकर पूछा। तो आधा के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। बानी ओरामेंट्स एम्पायर। बानी अपने केबिन की ओर बढ़ती है और वहां जाकर मैनेजर से कुछ फाइल्स मंगवाती है। कुछ देर बीतने के बाद वो वापस से अपने मैनेजर को बुलाती है। क्या महाजन मैम आ चुकी हैं? बानी ने एक नज़र देखते हुए कहा, नहीं मैम, जैसे ही आएंगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। यू मे गो नाउ। मैनेजर ओके बोलकर वापस चला जाता है और बानी अपने काम में वापस सर घुसा लेती है। इधर कुछ देर बाद ठीक सामने एक वाइट कार आकर रुकती है, लेकिन उसमें बैठे एक शख्स ने बाहर निकलने के बजाय एक नंबर डायल करा और उधर से रिसीव होने पर बोलना शुरू किया, भाई भाई प्लीज़ आप जल्दी से बानी मैम की बिल्डिंग के सामने आइए, जल्दी भाई। आधा की घबराहट भरी आवाज़ सुनकर वीर एकदम से जमसा गया। आदू, बात क्या है? माँ, माँ कहाँ है? वीर इतना ही बोल पाया था कि आधा ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और रश्मि जी को हाई फाइव देकर हंसने लगी। इतना होने के बाद मुश्किल से 6-7 मिनट ही बीते होंगे कि वो दोनों देखती हैं वीर गुस्से में उधर ही बढ़ रहा है। आधा वीर को अपनी तरफ बढ़ता देख तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लेती है, जिससे वो लगभग सीट पे गिरते गिरते बचा। आदू, ये सब क्या ड्रामा करती है? तू पता है ना मैं कितना परेशान हो गया था, और माँ आप भी इसका साथ दोगे तो कैसे चलेगा? शांत भाई, अब आप आ ही गए हो तो जिस काम के लिए आए थे वो पूरा किया जाए। आधा ने बिल्कुल शांति से कहा, इसलिए इसलिए बुलाया था,
नो आदू, नो, मैं तुम्हारी आइडियल के सामने जाने से रहा। मुझे इतनी हड़बड़ी में सिर्फ बानी राय से मिलने के लिए बुलाया। माँ, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा। वीर ने अपने सर पर हाथ रखते हुए साफ साफ शब्दों में इनकार किया। तो रश्मि जी ने वीर की तरफ देखा। बेटा, एक बार आप बानी से बात करिए, यकीन मानिए आपका नजरिया उनके प्रति बिल्कुल बदल जाएगा। बेटा, एक बार हमारी खातिर। लेकिन माँ, वीर ने कुछ बोलना चाहा तो रश्मि जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, वीर प्लीज। वीर अनमने मन से आदू और रश्मि जी के साथ बाहर निकला और बिल्डिंग की तरफ बढ़ गया। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही और ब्लैक कार रुकी और उसमें से वाइट टी शर्ट, उसके ऊपर ग्रीन डेनिम जैकेट और ग्रे जीन्स पहने एक शख्स बाहर निकला और वो भी उसी दिशा में बढ़ गया। इधर बानी ने रश्मि जी को आते हुए पहले ही देख लिया था, लेकिन अकेले, क्योंकि आधा तो पीछे हर चीज का मुआयना करते हुए चल रही थी और वीर सबसे पीछे, क्योंकि हड़बड़ी में उसके फेस पे कवर न होने की वजह से रिसेप्शनिस्ट ने एक सेकंड में पहचान लिया था। बानी बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत रश्मि जी के पास पहुंची और जाकर उनके पैर छू लिए, जिससे सारे स्टाफ मेंबर्स एकदम से खड़े हो गए। वहीं आधा मुआयना करते करते किसी से टकरा जाने के कारण सीधा जमीन पे गिर पड़ी थी और उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली थीं, जिससे अनजान उसको टक्कर मारने वाला शख्स अपनी ही धुन में आगे बढ़ रहा था। हे यू ग्रीन जैकेट, आधा ने बिना आँख खोले ही कहा। उस शख्स ने हल्के से मुंडी घुमाई तो देखा एक लड़की जिसने मैरून कलर के कॉलर फ्रॉक को हील्स के साथ पेयर करा था, जिसमें वो बड़ी क्यूट और प्यारी लग रही थी। उस शख्स ने अपना एक हाथ आधा की तरफ बढ़ाया और सर पर हाथ फेरते हुए बोला, तुम मुझे चाहो तो मानस बुला सकती हो। मानस हो या बनमानस या रक्तचूस मानस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखकर चला करो, आंखों की जगह कब बटन लगवा दूंगी पता भी नहीं चलेगा। कहकर वो एक झटके से खड़ी हो गई और मानस का हाथ झटकते हुए कहा, हम आई लाइक दैट, प्यारी कुड़ी, ऊपर से एटीट्यूड, एंड आई विल लाइक टू किल यू दिस टाइम। आधा ने अपनी एक हील्स उसके पैर पर मारी और अपने लहराते बालों को झटकते हुए आगे बढ़ गई। इधर बानी ने रश्मि जी का इंट्रो करवाया और पूरी रिस्पेक्ट के साथ उनको अपने केबिन में ले गई। तब तक आधा भी कूदते हुए वहां आ गई थी। अपने सामने बानी को देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्शन दे। उसने जल्दी से अपना रूमाल बानी के आगे किया। मैम, ऑटोग्राफ प्लीज। बानी ने मुस्कुराते हुए अपने साइन किए और आधा को हक किया। वहीं आधा तो बस साथ में आसमान पे चढ़ी थी। उसको रश्मि जी ने वीर का पूछा तब वो नीचे आई। इधर बानी ने जब अपनी विंडो से देखा तो वीर सबके साथ सेल्फी खिंचवा रहा था, जिसको देखते ही बानी की आंखें छोटी हो गईं। मैम, मिस्टर वीर मेरे एम्प्लॉयज को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या आप उन्हें अंदर बुला सकती हैं? बानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आधा वीर को जबरदस्ती खींचकर अंदर लेकर आई, जिससे वीर का मुंह बन गया, जिसे बानी ने देख लिया। वीर हल्की सी मुस्कान के साथ आया। उसके हैंडसम फेस को देखकर ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसकी मुस्कान नकली है। बानी अभी भी उस तरह अपनी आंखें छोटी किए हुए वीर को ही देख नाना घूर रही थी। तो आप हैं मिस बानी राय, आदू की आइडियल, वीर ने पूरी फॉर्मेलिटी निभाते हुए कहा। खड़ूस एंग्री यंग गर्ल। वीर ने इतने धीरे से कहा कि उस केबिन में आवाज तो आई, लेकिन स्पष्ट नहीं, और शायद जिसके लिए कहा था उसे एक एक शब्द सुनाई दिया था। यस मिस्टर वीर महाजन, बानी ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, जिसे वीर ने पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था और इसी वजह से बानी बुरी तरह चिढ़ गई थी। हम जिसके लिए आए हैं वो तो आपको पता ही होगा, तो पॉइंट पे आए। वीर ने एक नज़र आधा और रश्मि जी की तरफ देखा तो वो दोनों भी उसी ओर देखने लगीं। या श्योर, बानी ने अपने अंदाज से कहा। कुछ देर तक मीटिंग और बातचीत होने के बाद आदू ने बड़ी आस से कहा, मैम, क्या आप उड़ान एसोसिएशन में आना चाहेंगी? अगर आपके पास टाइम हो तो। आखिरी के कुछ शब्द वो कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने कहना ही मुनासिब समझा। क्या आदू, कैसी बात करती है? मिस वानी राय के पास इतने काम होंगे और तू है कि। वीर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसने आधा की तरफ देखा जो उसे घूर रही थी
अरे नहीं नहीं आधा, समय सबके पास होता है, बस लोगों के निकालने की कमी होती है और मैं वो जरूर निकालूंगी। बानी ने बहुत ही फ्रैंकली कहा, जिसे सुनकर आधा और रश्मि जी तो खुश हो गईं। वहीं वीर के बदलते एक्सप्रेशन को देख बानी का जी खोलकर हंसने का मन कर रहा था। दरअसल जब मीटिंग चल रही थी तो वीर और बानी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ही लड़ रहे थे। वीर जब किसी बात पर इग्नोर करता तो बानी अपनी आंखें छोटी करके उसको घूरने लगती, जिससे कभी वीर चिढ़ता तो कभी बानी, और बानी को तो ये एहसास तक नहीं हुआ कि वो कब अपने काम में एक बच्ची बन गई थी। वहीं वीर भी बानी को चिढ़ते देखकर एक तिरछी स्माइल दे देता था। थोड़ी देर तक यूं ही बातचीत करने के बाद बानी के पास सृष्टि जी का कॉल आया। बानी ने तुरंत ही कॉल रिसीव किया तो उधर से सृष्टि ने बोलना शुरू किया, बेटा क्या अभी महाजन फैमिली है आपके साथ? हाँ मम्मी, तो उन्हें आज डिनर पर आने का बोल देना। बानी ने रश्मि जी और आधा की तरफ देखा तो उसके फेस पर प्यारी सी मुस्कान फैल गई, लेकिन वीर को देखते ही वो तुरंत ही गायब हो गई। अच्छा ठीक है मम्मी, उसके इतना कहते ही उधर से कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। बानी ने अभी हुई बातचीत के बारे में वहां बताया तो पहले तो रश्मि जी ने मना किया, लेकिन आधा के कहने पर वो मान गई। बानी ने आधा के गाल पिंच किए तो वहां सब मुस्कुराए बिना ना रह सके। कुछ मिनटों बाद सब निकलने को हुए तो बानी ने एक बार फिर रश्मि जी के पैर छूने को हुई तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। फिर वो आधा को हक करते हुए बोली, डिनर पर मिलेंगे आदू। कहकर उसने आधा के गाल थपथपाए तो आधा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वहीं वीर तब तक आगे निकल चुका था जहां पर उसे मानस दिखाई दिया। हे ब्रो, वीर तेजी से उस तरफ बढ़ा और कस के उसे गले लगा लिया। मानस भी हैरान था, साथ ही उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। एक बार भी फोन नहीं मिला पाया गधेड़ा, कहकर उसने वीर के पेट में घूसा जड़ दिया। तू भी बना दे मेरी चटनी, एक तो किसी तरह छुटकारा मिला है। वीर ने अपना पेट सहलाते हुए कहा, काहे का हुआ बे? वीर इससे पहले मानस को कुछ भी सुना था उसे सामने से बानी, आधा और रश्मि जी आती दिखी। इधर मानस भी बानी को देखते ही खुशी से उस तरफ बढ़ा, लेकिन एक बार फिर आधा से टकरा गया। तुम्हें दिखता नहीं है या देखकर चलना ही नहीं आता? आधा मानस पर बरसते हुए बोली। ओह मिस, इससे पहले कि मानस कुछ भी बोल पाता बानी तुरंत खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, सबसे पहले ये बताओ अपनी उंगली दिखाते हुए तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? बिकॉज मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं पसंद। तो तुम भी मानस को जानती हो? वीर ने कहा तो मानस अपने हाथ ऊपर करते हुए बोला, ओके ओके, मैं सब कुछ क्लियर कर रहा, लेकिन कहीं बैठने वाली जगह पर चलो, मेरे पैर ही टूट फूट जाएंगे। सब लोग एक बार फिर बानी के केबिन में आ चुके थे तो मानस ने बोलना शुरू किया, मैं और वीर लंदन में ही साथ पढ़े हैं और जिगरी यार भी। कहते हुए उसकी नज़र रश्मि जी पर पड़ी तो उसने तुरंत जाकर उनके पैर छू लिए, लेकिन वहां से आकर पता नहीं कहाँ बिजी हो गया कि मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया। हाँ तो तूने भी तो नहीं किया। वीर ने उसके गले में अपनी बाहें डाली, फिर कहा, अब तुम बताओ कि तुम और मिस वानी राय एक दूसरे को कैसे जानते हो? ब्रो, वी आर बेस्टीज, कहकर उसने बानी को एक हाई फाइव दिया। कहते कहते उसकी नज़र आधा पर पड़ी जो न जाने कब से उसे ही घूर रही थी। हाय, आप भी यहाँ? जी, मैं वीर भाई की बहन, तो आपकी भी। आधा कुछ कह पाती उससे पहले ही मानस खांसने लगा। मानस ने आधा के ऊपर मक्खन लगाना चाहा, लेकिन आधा ने तो उसके बटर पे नमक मिर्च सभी लगा दिया। कुछ देर ऐसे ही हंसी मजाक करने के बाद वीर, आधा और रश्मि जी महाजन पैलेस को चले गए तो इधर बानी भी आज मानस के साथ जल्दी निकल ली। वीर आधा और रश्मि जी के साथ लंच कर रहा था, तभी रश्मि जी उसके चेहरे पर नज़र टिकाए बोली, तो वीर आपने बताया नहीं, कैसी लगी आपको बानी? मतलब थोड़ा तो बदला होगा ना आपका नजरिया? रश्मि जी का सवाल सुनकर आधा भी उसी की ओर देखने लगी, लेकिन वीर तो अपनी सोच में ही गुम था। अब क्या बताऊं कैसी लगी? जंगली बिल्ली की तरह लड़ ही तो रही थी, खड़ूस कहीं की। लेकिन अब अगर मैंने माँ और आदू को बता दिया कि मुझे उसका नेचर अच्छा नहीं लगा तो फिर मुझे आज शाम पक्का ही ले जाएंगे। वीर को सोचकर अपनी नजरें खाने में गड़ाए बोलता है, मैंने जितनी खड़ूस सोचा था उतनी है तो नहीं।
हाँ अच्छी है आदू की आइडियल, ठीक है। सच में भाई, तो फिर आज आप जरूर चलोगे? फिर हम लोग मस्ती भी खूब करेंगे। आधा इतनी जोर से चीखी भी नहीं थी, फिर भी वीर को लगभग माइनर अटैक आते आते बचा होगा। वीर ने रश्मि जी की तरफ देखा तो उन्होंने भी स्माइल पास कर दी, जिससे बेचारा वीर कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन मन ही मन बानी के ऊपर उसका दिल और दिमाग आतंक जरूर मचाए था। वो आधा और रश्मि जी कुछ बोल ही नहीं सकता था, लेकिन बानी उससे तो चिढ़ा हुआ था ना। बानी अपना लंच फिनिश करके अपने रूम में नॉवेल्स पढ़ रही थी, तभी कोई पीछे से आंखों पर हाथ रख लेता है। ओए सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे नहीं पहचानूंगी उल्लुई, बानी ने उसके हाथ टच करते हुए कहा। हाँ अंतर्यामी है ना, साक्षात तू तो। उस शख्स ने अपना हाथ छुड़ाया और बानी के सामने आते हुए बोला, अच्छा महारानी दक्षा, तो आप क्या चाहेंगी? एक मिनट एक मिनट, तू छुपते छुपाते आई है या मम्मी पापा को भी मालूम है? अगर मैं कहूँ अंकल आंटी को भी मालूम है तो मेरे हाथ में खुजली होना शुरू हो जाएगी। गधी। बानी ने पूरा बोल भी नहीं पाया कि पास की ही तकिया उठाकर दक्षा के फेस पर मारी। यार अभी आए हैं हम और तूने मारना शुरू कर दिया। कहते कहते वो दीवार के पास पहुंच जाती है जहां फैमिली फोटो लगी थी, जिसमें दर्श भी था। दक्षा उधर देखकर चुपचाप वहीं खड़ी हो जाती है बिना कुछ बोले। काफी देर बाद भी वो जब नहीं पलटती तो वानी उसके कंधे को हल्का सा छूते हुए कहती है, हे दक्षा इधर देख, देखना इन कीमती आंखों की कीमती आंसू ऐसे बेकार नहीं करते पगली। कहते हुए वो उसे घुमाती है। हाय राम, देख कैसे बंदरिया लग रही है रोते हुए। बानी दक्षा के पीठ पे मारती है तो दक्षा का आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। दर्श और दक्षा एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे और तो और उनकी शादी भी होने वाली थी, लेकिन शायद किस्मत उसे तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए उनके हल्दी की रस्म वाले दिन दर्श किसी जरूरी काम से बाहर गया था, लेकिन वापस कभी आया ही नहीं। बानी दक्षा की कंसोल करती है और कुछ देर बातें करने के बाद उसे आज की मीटिंग और वीर वाला किस्सा भी बताती है, जिसे सुनकर दक्षा का मूड सही भी हो जाता है, क्योंकि वो तो खुद ही वीर महाजन की फैन थी। बानी ने ये भी बताया कि आज शाम को महाजन फैमिली यहाँ आने वाली है, इसलिए तो दक्षा और एक्साइटेड थी। काफी देर वो दोनों ऐसे ही बातें करती रहीं, फिर आराम करने चली गईं। दक्षा के जिद करने पर बानी ने उसे दर्श के कमरे में भेज दिया। शाम का समय, फिर वीर जी ने दोनों को नीचे बुलाया। दोनों नीचे आईं तो देखा महाजन फैमिली के साथ मानस भी वहीं पर बैठा और मजे से स्नैक्स खा रहा था। बानी ने तुरंत नीचे आकर रश्मि जी के पैर छुए और आधा को हक किया। बानी ने दक्षा को भी सबसे मिलवाया। वहीं दक्षा ने जब वीर को देखा, उसके रिएक्शन ही बिल्कुल अजीब थे, जिससे बानी सिर्फ और सिर्फ वीर को ही घूरे जा रही थी। इधर प्रवीण जी, सृष्टि जी और रश्मि जी तीनों ही आपस में बातचीत कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बच्चों को बोर होते हुए देखा तो कहीं बाहर जाने का बोला। मजा आएगा, मैं बानी मैम से और कुछ भी सीख पाऊंगी, आधा ने खुशी से कहा। तो बानी ने उसके गाल पिंच करते हुए बोला, सबसे पहले तो तुम मुझे बानी मैम बोलना बंद करो प्लीज। ओके दीदी चलेगा, आधा ने मासूमियत से कहा तो सब मुस्कुराने लगे। वहीं किसी की दो जोड़ी आंखें बीच में सबकी नजरों से बचकर आधा को बड़े ध्यान से देख लेती थीं। कुछ देर बाद सबने डिसाइड किया कि सबसे पहले वह एक रेस्टोरेंट जाएंगे, फिर बाकी की मौज मस्ती करेंगे। दक्षा तो आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सबके फोर्स करने पर आखिरकार वो मान ही गई। बानी का इरादा था कि वो गाड़ी ड्राइव करेगी, लेकिन उससे पहले ही वीर ने ड्राइविंग सीट पर कब्जा कर लिया और उसको चिढ़ाने के लिए सीटी बजाने लगा। बानी का मन तो किया वो शीशे में इसका सर ही लड़ा दे। वो तो सोच से तब बाहर आई जब दक्षा की आवाज उसके कानों में पड़ी। माना कि वीर सर बहुत हैंडसम और डेसिंग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें ऐसे घूरती रहे। बानी एकदम से सकपका कर पीछे बैठने को हुई, लेकिन पीछे तो मानस, आधा और दक्षा पहले से ही बैठ गए थे। मानस तो आधा के पीछे और आधा दक्षा से बातें करने के लिए मजबूरन बानी को आगे बैठना ही पड़ा। वहीं वीर भी शॉक्ड था। उसने जब शीशे से देखा तब उसे जाकर समझ आया। अगले ही पल वीर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। बानी खिड़की से बाहर देख रही थी, जो कि उसका फेवरेट काम था।
पीछे आधा भी खिड़की के साइड ही बैठी थी, लेकिन वो और दक्षा आपस में बातें कर रही थीं। वहीं मानस की नज़र बार बार आधा के चेहरे पर आ रहे बालों पर जा रही थी। वो जुल्फें और उनकी गुस्ताखियाँ, क्यों बढ़ा रहे धड़कते दिल की बेचैनियाँ। अनायास के उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। इधर आधा इन सब से अनजान गप्पे लड़ाने में व्यस्त थी। कुछ देर बाद वीर ने एक रेस्तरां के बाहर गाड़ी रोकी। उसने इतनी जोर से ब्रेक लगाए कि सब एक एक साइड को ही लुढ़क गए, जिससे बानी का सर वीर के कंधे पर जा टिका था और उसने कसकर वीर की बाह पकड़ ली थी। दक्षा, तुम्हें दिख रहा है ना, किसी को बड़ी बेताबी है मेरे करीब आने की, वीर ने बानी की ओर देखते हुए कहा, जिससे वो झेप तो गई, मगर उसका मन किया कि वो अभी वीर की गर्दन पकड़ ले। पीछे बैठे तीनों लोग ही मुंह दबाकर हंसने लगे। बानी ने अपने आसपास देखा तो वो तुरंत ही नीचे उतर गई। इसी के साथ सब गाड़ी से बाहर निकल आए। वीर ने प्राइवेट रूम बुक किया और सबको लेकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद ही वेटर सबका ऑर्डर लेकर आ गया और सबने खाना स्टार्ट कर दिया। वीर ने नज़र उठाकर देखा तो सामने बानी बैठी थी, जो बिल्कुल किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। वीर की नज़र उस पर ठहर सी गई, लेकिन अगले ही पल उसने अपना सर झटका और कॉफ़ी पीने लगा। भाई, इसके बाद हम सब लॉन्ग ड्राइव पे चलें हम, आधा ने बारी बारी सबको देखते हुए कहा। यह गुड आइडिया, दक्षा ने कहा, तो सब उसी की ओर देखने लगे। अरे उससे क्या कहना, वीर बानी में से कोई मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई करेगा तो मैं हूं ना, मानस ने अपने दांत निकालते हुए कहा। तो आधा तुरंत बोली, हाँ और नहीं तो क्या, अब तुम तो ठहरे बनमानस, बात तो सबको माननी पड़ेगी ना, नहीं तो पता नहीं कब क्या कर दो। ब्रो, इससे पंगा मत लियो, वीर ने बोला। तो मानस भी अपने मन में सोचने लगा, अरे यार मनु, कुड़ी तेज तो है, लेकिन अब रिस्क ले ही लिया है तो पीछे क्या हटना। और फिर तो दिल ने भी अपनी मल्लिका को खोज ही लिया। अरे वाह मनु, शायर भी बन गया है तू तो। बानी ने उसकी चिकोटी काटी, तब वो होश में आया, नाना चिल्लाया तो सब जोर से हंसने लगे। वीर ने बिल पे किया और सीधा बाहर आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो ड्राइविंग सीट पे बैठता, मानस ने कब्जा कर लिया तो वो पीछे बैठ गया। वहीं बानी को लगा कि इस बार भी वीर आगे होगा, तो वो पीछे बैठ गई। लेकिन जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो पूरी तरह से शॉक्ड हो गए, फिर भी ऐसा जाहिर किया कि किसी को कोई फर्क ही ना पड़ा। दक्षा के पापा ने अर्जेंटली उसे बुला लिया था तो उसे जाना पड़ा। बानी ने उससे कहा कि वो सब ड्रॉप कर देंगे, लेकिन तब तक दक्षा का ड्राइवर पहले से ही आ चुका था। कुछ देर बाद ही उनकी गाड़ी धूल उड़ाते चल पड़ी। आधा आगे बैठी थी। ये देखकर मानस ने उसको एक स्माइल पास की, जिससे आधा ने इग्नोर कर दिया। तो मानस बेचारा लाचारगी से ड्राइव करने लगा। शाम और रात के बीच का समय था। गाड़ी हाईवे पे दौड़ लगा रही थी। साथ ही सुहाना मौसम, उन ठंडी ठंडी हवाओं में तो बानी जैसे खो ही गई थी। वैसे भी उसको ट्रेवलिंग का शौक था और ऐसे मौसम में वो खुद को रोक ही नहीं पाती थी। तो उसने सनरूफ खोला और अपने दोनों हाथ ऊपर की तरफ फैला दिए। आधा ने जब बानी को ये करते देखा तो वो भी ऊपर को हो गई और पिक्स क्लिक करने लगी। वहीं वीर की नज़र जब ऊपर गई तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। उसे खुद नहीं समझ आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसे ये बानी बिल्कुल बदली हुई लगी। उसके चेहरे पर छाया वो सुकून उसे भी हद तक आराम दे रहा था। इधर मानस ने जब आधा को देखा तो चुपके से उसकी फोटो ले ली और गाड़ी ड्राइव करने लगा, लेकिन उसकी तिरछी नजरें आधा पे ही बनी हुई थीं। तभी उसने गाना प्ले कर दिया। तो ये गाना पहला पहला प्यार से बहुत रिलेट करता है, और अगर आपके आसपास कहीं सुहाना मौसम बन रहा है तो बात ही निराली है। पेश करते हैं धड़कती धड़कनों को और धड़काने के लिए गाना। आरजे की वॉइस उस खुशनुमा मौसम को मस्ताना बना रही थी। तेरी नज़र ने ये क्या कर दिया, मुझको ही मुझसे जुदा कर दिया। गाने के बोल भी शायद कितना सही बैठ रहे थे। बानी अब पूरी तरह से उसमें डूब चुकी थी। उसको बिल्कुल भी होश नहीं था। वीर उसके पास, उसके ठीक सामने, उसके चेहरे को मुस्कुराते हुए निहार रहा था। वहीं आधा ने जब वीर को ऐसे देखा तो वो नीचे बैठ गई। उसकी नज़र मानस पे गई, जो मुस्कुराते और गुनगुनाते हुए ड्राइव कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मानस की आवाज़ को महसूस करने लगी। मेरी आंखों की दुआ है ये चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे न गुजारा हो मेरा। बानी का ध्यान ही नहीं गया कि अब वीर उसके एकदम पास पहुंच चुका है। वो तो बस आंखें बंद किए
अपने में ही खोई खुद को सुकून दे रही थी। अचानक ही वो वीर के कंधे पर सर रख लेती है, जिससे वीर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। वो कुछ रिएक्ट करता कि उसे अपने कंधे पे कुछ गीला गीला मालूम हुआ। वीर ने अपना हाथ बानी को अलग करने के लिए उठाया ही था, लेकिन उसने बीच में ही रोक दिया। वीर को पता नहीं क्या हुआ, उसने अपना हाथ बानी के गाल पर रखा, फिर उसके सर को सहलाने लगा। इसी के साथ बानी अपने सेंस में वापस आ गई। उसने जब पाया कि वो और वीर बेहद करीब हैं, वो झट से दूर हो गई और दूसरी तरफ देखकर अपने आंसू झट से पोंछ लिए, जिन्हें वीर ने बड़ी आसानी से देख लिया था। पता नहीं क्यों, पर वीर को वो आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। उसे तो बानी हमेशा से ही एकदम खड़ूस लगती थी। फिर आज ऐसा क्या था कि वो बानी की आंखों में आंसू क्यों नहीं देख पा रहा था। लेकिन इससे एक बात उसको अच्छे से समझ में आ गई थी, बानी खुद को बाहर जैसा स्ट्रांग दिखाती है, वो अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। खैर, इधर आध्या ने गाने के रुकने के साथ ही अपनी आंखें खोलीं तो पाया मानस उसको ही देख रहा था। कुछ देर वो भी ऐसे ही देखते रही। यो मानस ने उसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा, क्या हुआ, हमारी आवाज पसंद आ गई? कोई ना, कुछ दिन बाद हम भी पसंद आ जाएंगे। आध्या के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन उसने कहा कुछ नहीं, तो मानस ने भी घर की ओर गाड़ी मोड़ ली। इधर बानी अब चुपचाप नीचे बैठ चुकी थी। उसने ना तो वीर से सॉरी कहा, ना ही कोई सफाई पेश की, और ना ही एक बार भी वीर की तरफ देखा, और वीर को उसकी यही चुप्पी खल रही थी। करीब 15 मिनट बाद चारों रोए बिला पहुंच चुके थे। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।